हेलो एवरीवन, दिस इज विशाखा डागर कमिंग अप विद नेक्स्ट राउंड ऑफ करंट अफेयर्स। और आज की वीडियो में हम 3 टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले आएगा महाराष्ट्र हैज टॉप यूपी इन टर्म्स ऑफ शुगर केन प्रोडक्शन। दूसरा हम देखेंगे इंडिया यूएस ट्रेड, स्पेशली इन लाइट ऑफ जब यहाँ पे यूएस हैज़ बिकम द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया सरपासिंग द चाइना। तो इसके रीजंस क्या हैं ये हम आइडेंटिफाई करेंगे। तीसरा जो टॉपिक हम करेंगे दैट इज जेन नेक्स्ट डेमोक्रेसी इंडेक्स, ये क्या है, कौन ऑर्गेनाइज करता है, ये हम आज के वीडियो में जानेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे और सबसे पहले बात करते हैं आपके महाराष्ट्र के बारे में। When Maharashtra has become the leading producer of sugar cane in India, surpassing even in UP. यहाँ पे खास बात अगर आप ध्यान रखें तो इट इज नॉट द फर्स्ट टाइम कि महाराष्ट्र लीडिंग प्रोड्यूसर हो गया है। इनफैक्ट आज से 5 साल पहले महाराष्ट्र वो लीडिंग यूपी। आप अगर यहाँ पे डेटा देखेंगे तो 2013 से लेके यू कैन नोटिस यहाँ पे वी कैन सी कि किस तरीके से देखें महाराष्ट्र इज अहेड ऑफ यूपी। 13-14 में 76, 64, 105, 84। यहाँ पे देखें तो टिल 2015-16 तक हम देखते हैं कि महाराष्ट्र वॉज लीडिंग यूपी इन द शुगर केन प्रोडक्शन। इट वॉज इन लास्ट 5 ईयर हम देखते हैं कि यूपी स्टार्टेड लीडिंग महाराष्ट्र इन द शुगर केन प्रोडक्शन, और यूपी की जो प्रोडक्शन है वो महाराष्ट्र से आगे चली जाती है ना। महाराष्ट्र हैज क्लेम बैक द स्टेटस। तो आज के वीडियो में हम इसके रीजंस जानेंगे कि कैसे महाराष्ट्र को स्टेटस वापस मिला है और इसका सिग्निफिकेंस क्या है। बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड द शुगर केन कल्टिवेशन, कि ये कौन सी क्रॉप है और किस क्लाइमेटिक कंडीशंस में ज़्यादा ग्रो करती है ना। शुगर केन इज अ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्रॉप होती है। इसका मतलब ये हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट में ग्रो करती है। आप देखते हैं जब हम अर्थ इस तरीके से पढ़ते हैं तो यहाँ पे 0 डिग्री से आपका इक्वेटर पास करता है। इक्वेटर वो है जहाँ पे सन रेज हमेशा प्रेजेंट होती है। सन रेज के हमेशा प्रेजेंस होने से यहाँ पे टेम्परेचर आपका हाई रहता है एंड कॉन्टिन्यूस प्रेसिपिटेशन या रेनफॉल अक्सर देखने को मिलती है। दोपहर में 4 AM शावर्स बहुत कॉमन होती है ना। शुगर केन जो है उसको ऐसी ही कंडीशन चाहिए, आपका हॉट क्लाइमेट हो, टेम्परेचर मेंटेन हो और जो आपकी ह्यूमिडिटी है वो अच्छी खासी हो। आप देख सकते हैं टेम्परेचर इज नीडेड फ्रॉम 21 to 27 डिग्री सेल्सियस। रेनफॉल आपकी कम से कम 75 से लेकर 150 सेंटीमीटर तक चाहिए होती है इसको। एंड सॉइल की नीड, सॉइल आपकी कोई भी तरीके की सॉइल चलती है एज लॉन्ग एज इट इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स ऑफ कैल्शियम, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस। ये कुछ मेन न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि शुगर केन की कल्टीवेशन के लिए ज़रूरी होते हैं। एंड आइडियली जो लोमी सॉइल होती है वो बहुत ही अच्छी मानी जाती है शुगर केन की कल्टीवेशन के लिए, क्योंकि इसके मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी खासी होती है। सो दीज आर द कंडीशन जो कि शुगर केन को चाहिए एंड दैट इज़ द रीज़न हिस्टोरिकली बहुत पुराने टाइम से हम शुगर केन प्रोड्यूस करते आ रहे हैं। पहले हम इसको खनसारी तरीके से, एक एंशंट वे ऑफ कल्टीवेशन है उस तरीके से करते हैं। लेटर ऑन मॉडर्न वे ऑफ कल्टीवेटिंग जो शुगर केन है, जिसमें हम उसकी स्लाइसेस कर देते हैं और एक एक स्टैम को हम खेतों में लगाते हैं, वो डच ने इंट्रोड्यूस किया था अपेरेंटली। पहली स्टेट जिसमें ये इंट्रोड्यूस हुआ था वो बिहार थी इन 1903। उसके बाद यूपी में इंट्रोड्यूस होता है 1904 में। लेटर ऑन जब आपका इंडिपेंडेंस होता है तो काफ़ी जो आपके शुगर केन प्रोड्यूसिंग एरियाज हैं वो पाकिस्तान में चले जाते हैं। पर जो 67% ऑफ मील्स हैं जिसमें शुगर केन आपका शुगर में कन्वर्ट होता है वो इंडिया में रह जाता है। इसके बाद जो आपकी हिस्ट्री है वो यहाँ तक की है। अब हम जानेंगे इंडिपेंडेंस के बाद की हिस्ट्री। पर बिफोर अंडरस्टैंडिंग दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ क्रॉप शुगर इज। नंबर 1, शुगर इज अ हैवी, लो वैल्यू, पेरिशेबल एंड अ वेट लूजिंग इंडस्ट्रीज। वेट लूजिंग इंडस्ट्री अगर आप ज्योग्राफी में समझें तो ये वो इंडस्ट्रीज होती हैं, दीज आर द इंडस्ट्री जिन्हें अगर एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे दूसरी जगह ले जाया जाता है तो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बिकम्स टू हाई। वो इतना हाई हो जाता है कि फिजिबिलिटीज आपकी कम हो जाती हैं एंड ओवरऑल जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। शुगर केन इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेट लूजिंग इंडस्ट्री लाइक दैट। अगर आप इसकी प्रोड्यूसिंग एरिया से इसको दूर बनाते हो तो ऐसे केस में क्या होता है कि पहली बात तो शुगर केन का सुक्रोज ही ड्राई हो जाता है।
सो यू हैव टू, आपको जो शुगर केन है उसको विद लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम में शुगर केन को क्रश करना होता है, जिससे कि उसके जो आपके इंग्रेडिएंट्स हैं वो निकाले जा सकें। अदरवाइज शुगर केन की क्वालिटीज होती है वो आपकी लूज होने लगती है, शुगर केन आपका खत्म होने लगता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपकी बढ़ जाती है। दैट्स व्हाई इट इज अ वेट लूज इंडस्ट्री। और इसके वेट लूज इंडस्ट्री के पीछे होने का सबसे बड़ा जो रीजन है वो पेरिशेबिलिटी है और इसकी हैवीनेस है। आप जितना दूर लेके जाओगे उतनी कॉस्ट बढ़ेगी, आप जितना दूर लेके जाओगे इतना ही इसका जो सुक्रेज कंटेंट है वो आपका कम होता चला जाएगा ना। ये अगर आपको समझ में आ गया तो बाकी की वीडियो आपके समझ में आ जाएगी कि शुगर केन का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा क्यों है और रिसेंट चेंजेस एक्चुअली क्यों हुए हैं। बढ़ते हैं आगे और डिस्ट्रीब्यूशन की ही बात करते हैं। अगर ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाए तो इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन इन द वर्ल्ड आफ्टर ब्राजील, और इंडिया के बाद चाइना इस सीरीज में आता है। एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि इंडिया चाहे सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन क्यों ना हो, एक्सपोर्टर नहीं है। सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर इज थाईलैंड, राइट। अगर एक्सपोर्ट में देखा जाए तो इंडिया इज नॉट अ लार्ज एक्सपोर्टर ऑफ शुगर केन डिस्पाइट बीइंग द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, बिकॉज हमारी डोमेस्टिक कंजम्पशन ही शुगर की अच्छी खासी है। और अगर हम डोमेस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन देखें, ये तो हमने ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन देखा, अब हम देखेंगे डोमेस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन शुगर केन का कैसा होता है। अगर हम देखें तो शुगर केन प्रोड्यूसिंग एरिया को हम 2 कैटेगरीज में कैटेगराइज कर सकते हैं, जिसमें से एक आपकी आती है सतलुज गंगा बेल्ट। मतलब ये वाला जो एरिया है इसको हम कहते हैं सतलुज गंगा बेल्ट, जहाँ पे आपकी शुगर केन आती है। और इस बेल्ट में यहाँ से आपकी सतलुज रिवर इस तरफ फ्लो करती है और गंगा रिवर आपकी इस तरफ फ्लो करती है, और इस एरिया को हम नॉर्दर्न रीजन ऑफ आपकी शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट मानते हैं। यहाँ पे जो लीडिंग प्रोड्यूसर अब तक की जो आपकी स्टेट थी वो यूपी है, राइट। यूपी वाज अ लीडिंग प्रोड्यूसर स्टेट। और सदर्न एरियाज में जो आपका एरिया आता है दैट इज ये वाला एरिया हम मानते हैं, राइट, जहाँ पे आपकी पुराने टाइम में काफी लावा फॉर्मेशन हुई है। तो ये जो आपकी लावा फॉर्मेशन वाली डेक्कन ट्रैप की सॉइल होती है ये शुगर केन को बहुत फेवर करती है, क्योंकि इसमें मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी खासी होती है। इसमें जो लीडिंग प्रोड्यूसिंग स्टेट हैं वो आपके महाराष्ट्र और आपकी कर्नाटक हो जाती है, महाराष्ट्र एंड कर्नाटक। इनफैक्ट पिछले 5 साल में सीरीज ऑफ प्रोडक्शन कुछ ऐसा था, सबसे आगे आपकी आती है यूपी, सेकंड नंबर पे आपकी आती थी महाराष्ट्र, एंड थर्ड नंबर पे शुगर केन प्रोडक्शन में आपके आता है कर्नाटक। एंड अकॉर्डिंगली ये तीनों के तीनों शुगर केन प्रोडक्शन को डोमिनेट कर रहे थे। एंड यूपी की जो एग्जाम्पलरी परफॉर्मेंस थी जिसकी वजह से यूपी बहुत ज़्यादा हाई हो चुका था। लेकिन आप एक बहुत बड़ा डिफरेंस देख सकते हैं नॉर्दर्न प्रोड्यूसिंग एरिया में और सदर्न प्रोड्यूसिंग एरिया में। नॉर्दर्न प्रोड्यूसिंग एरिया में जो शुगर केन होता है वो एक सब ट्रॉपिकल वेराइटी होती है। अब क्योंकि यहाँ टेम्परेचर कम होता है इसकी वजह से जो यहाँ शुगर आपकी प्रोड्यूस होती है उसकी यील्ड कम होती है और उसके अंदर सुक्रोज कंटेंट भी कम होता है। ध्यान रखिएगा, नॉर्दर्न प्रोड्यूसिंग एरिया में शुगर आपका कम मिलता है गन्ने में, जबकि जो साउथ के एरिया में जो गन्ना बनता है वो ज़्यादा मीठा होता है, उसमें सुक्रोज कंटेंट ज़्यादा होता है और उसकी यील्ड भी आपकी हाई होती है। अब इसके बहुत सारे रीज़न हैं जो हम आगे जानेंगे, बट इसके वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न जो हम मानते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, सबसे पहला आता है ट्रॉपिकल कंडीशंस ऑफ द सदर्न एरिया। इट्स दी हायर टेम्परेचर जो कि बेटर सुक्रोज जनरेट करने में हेल्प करता है। सेकंड, अगर आप देखें तो फेवरेबल सॉइल, साउथ की जो ब्लैक सॉइल होती है इसमें आपके मिनरल कंटेंट अच्छे खासे होते हैं, कैल्शियम, पोटेशियम, फॉस्फोरस इस ब्लैक सॉइल में बहुत अच्छा खासा मिलता है, जो कि आपकी शुगर केन की कल्टीवेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। तीसरा जो रीज़न है कि शुगर केन की जो कल्टीवेशन है वो सदर्न एरियाज में बढ़ रही है। रिसेंटली हम देख रहे हैं कि शुगर केन की कल्टीवेशन सदर्न एरियाज में बढ़ रही है। उसका जो वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न और है दैट इज कि यहाँ का क्लाइमेट। अब थोड़ी देर पहले ही मैंने डिस्कस किया था कि जो शुगर केन है इट इज़ अ हाईली पेरिशेबल क्रॉप जिसको विद इन सम टाइम आपको क्रश करना होता है, अदरवाइज इसकी सुक्रोज कंटेंट कम हो जाता है ना। सदर्न एरियाज में आपका जो ये जो क्रशिंग टाइम है ये बढ़ जाता है क्योंकि वहाँ पे ड्राई स्पेल आपके कम होते हैं। नॉर्दर्न एरिया में आपके ड्राई स्पेल ज़्यादा होते हैं क्योंकि विंटर सीजन शुरू हो जाता है।
विंटर सीजन शुरू होते टेम्परेचर करता है आपका ड्रॉप और ड्राइनेस बहुत लंबे टाइम के लिए बढ़ जाती है, तो उससे पहले पहले आपको क्रश करना पड़ता है। बट सदर्न एरिया में ऐसी ड्राई स्पेल्स नहीं आती आसानी से, स्पेशली सी इफेक्ट आपका रहता है। और दूसरा रीज़न ये है कि वहाँ पे इस तरीके की टेम्परेचर कम नहीं होता, तो क्रशिंग पीरियड अगर हम देखें तो यहाँ पे लॉन्ग टाइम के लिए होता है, अक्टूबर से मई तक आपको आसानी से मिल जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर शुगर केन कल्टीवेशन सदर्न एरिया में बढ़ रही है। नेक्स्ट रीजन सदर्न एरिया में जो शुगर केन कल्टीवेशन के बढ़ने का है, दैट इज शुगर मिल्स। जो नेक्स्ट सेट ऑफ शुगर मिल्स हैं वो सदर्न एरिया में ज़्यादा ग्रो कर रही हैं, और इसके ग्रो करने का जो दो पर्टिकुलर रीज़न है। एक जो रीज़न है वो ये है कि सदर्न एरिया में जो आपकी शुगर मिल्स हैं वो कॉपरेटिव्स के थ्रू ऑर्गेनाइज हो रही हैं ना। कॉपरेटिव्स में क्या होता है, जो भी इसके स्टेक होल्डर्स होते हैं वो इक्वली पार्टिसिपेंट होते हैं। यहाँ पे जो प्रॉफिट मिलता है वो सबके बीच में आसानी से डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो कॉपरेटिव्स का मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा होता है, सबको प्रॉफिट में फ़ायदा मिलता है। सो एवरीबडी वांट्स द डेवलपमेंट ऑफ कॉपरेटिव, एंड मिल्स के ऊपर इसकी वजह से ट्रस्ट बढ़ जाता है ना। बिकॉज ऑफ दिस कॉपरेटिव बेस्ड मैनेजमेंट, मिल्स का जो नंबर है वो सदर्न एरिया में ग्रो कर रहा है। इसकी वजह से सदर्न में जो आपके मिल्स वगैरह है वो बढ़ रही हैं। सबसे पहला रीज़न ये हो गया। और रीज़न ये भी है कि मिल्स आपको अवेलेबल डिस्टेंस पे ही मिल जाती हैं, जिसकी वजह से क्रशिंग जो टाइम है उसको मैनेज कर पाते हैं। लास्टली एक्सपोर्ट, जो हमारा महाराष्ट्र वगैरह का एरिया है ये काफ़ी एक्सपोर्टिंग हब के आसपास है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे जो वो मिल जाते हैं सी पोर्ट, जहाँ से हम जो शुगर प्रोड्यूस हुई है उसको आसानी से एक्सपोर्ट कर पाते हैं। इसकी वजह से ओवरऑल एक ट्रेंड देखा जा रहा है इंडिया में कि जो सदर्न इंडिया में आपका शुगर केन का कल्टीवेशन है वो बढ़ रहा है। सो दिस इज ओवरऑल अब तक की जो कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री हम बता सकते हैं शुगर केन की, कि कहाँ से शुरू हुई है और अभी कैसे नॉर्थ से साउथ की तरफ मूवमेंट शुगर केन का बढ़ रहा है। अब बात करते हैं रीसेंट न्यूज़ के बारे में। रीसेंट चेंजेस जो हम कहते हैं कि महाराष्ट्र में आज से 5 साल पहले वो यूपी से बेटर परफॉर्म कर रहा था, 5 साल बाद दोबारा उसने क्लेम किया है। तो आज हम इस न्यूज़ को समझने की कोशिश करेंगे कि ये चेंजेस क्यों हुए कि पहले महाराष्ट्र लीड कर रहा था, फिर यूपी ने वापस लीड करना शुरू कर दिया। तो इसका जो बिगेस्ट रीजन है दैट इज क्लाइमेट। अराउंड 5 years अगो इंडिया का जो क्लाइमेट है, नेली 2015 के आसपास हमने देखा था कि मेजर एल नीनो इम्पैक्ट इंडिया में देखा गया था। एल नीनो की वजह से जो रेनफॉल का इम्पैक्ट है वो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र और इन एरिया में देखा जाता है। ये मराठ वाला एरियन, यहाँ पे काफ़ी सारा ड्रॉट आपका हो गया था ना। इस ड्रॉट प्रोन एरिया में शुगर केन का कल्टीवेशन करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि शुगर केन एक वाटर गजलिंग क्रॉप है, जिसकी वजह से महाराष्ट्र में कल्टीवेशन कम हो गया था। और इसी का ऑपोजिट अब रिसेंटली हुआ। रिसेंटली इंडिया को काफ़ी अच्छी खासी बाउंटीफुल रेनफॉल देखने की मिली है, जिसकी वजह से पहली बात महाराष्ट्र और इस एरिया में कल्टीवेशन बढ़ा। दूसरा, काफ़ी ज़्यादा अनरजिस्टर्ड कल्टीवेटर्स भी हैं, मतलब जिनको रजिस्टर नहीं किया, उन्होंने किसी मिल्स में खुद को रजिस्टर नहीं किया, इधर सेल्फ कंजम्पशन के लिए और किसी और पर्पस के लिए। दे आर ग्रोइंग ये शुगर केन इन दिस रीजन। तीसरा, महाराष्ट्र में जो इतनी ज़्यादा हाई कल्टीवेशन देखी गई है, दैट इज़ पर हेक्टेयर यील्ड आपकी काफ़ी बढ़ चुकी है। काफ़ी फार्मर्स ऐसे हैं जो कि जो यहाँ पे शुगर केन है उसकी यील्ड को बढ़ा चुके हैं। एक तो ये सच है कि महाराष्ट्र में शुगर केन की कल्टीवेशन बढ़ी है। दूसरा रीज़न जो रिसेंट आपको डेटा मिला है, इस यूपी में भी शुगर केन की कल्टीवेशन कम हुई है। और यूपी में शुगर केन कल्टीवेशन का रीज़न ये है कि जो रेनफॉल इफेक्ट महाराष्ट्र के लिए बून बन गए, वहीं पे यूपी के लिए वो बैन बन गए। बिकॉज ऑफ एक्सेस रेनफॉल वाटर लॉगिंग हो गई यूपी में। ये वाटर लॉगिंग होने की वजह से काफ़ी क्रॉप को डैमेज हो गया, तो यूपी में इसकी वजह से काफ़ी सारी शुगर केन जो क्रॉप है वो डैमेज हो चुकी थी। और उसके बाद जो बची कुची क्रॉप थी वो आपकी खराब की रेड रॉट फंगल डिजीज में। रेड रॉट फंगल डिजीज आप देखते होंगे, शुगर केन कहीं नीचे से कभी कभी लाल हो जाता है, उसकी स्टेम लाल हो जाती है। जो स्टेम लाल होती है वो शुगर केन को बहुत डैमेज करती है। एंड प्रोवाइडेड यूपी में जो 87% क्रॉप थी वो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ शुगर केन की क्रॉप थी जो हम ग्रो कर रहे थे, जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल थी रेड रॉट फंगल डिजीज़ की वजह से, जिसकी वजह से यूपी में जो आपकी हम देखते हैं जो शुगर केन कल्टीवेशन है वो काफ़ी इम्पैक्ट हुआ। तो ये था न्यूज़ का समझना कि न्यूज़ में क्या चेंजेस हमने देखे रिसेंटली, क्यों महाराष्ट्र यूपी से बेटर परफॉर्म करने लगा है,
कैसे क्लाइमेट इसमें इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म कर रहा है। अब बात करते हैं ओवरऑल शुगर केन इंडस्ट्री। ओवरऑल शुगर केन इंडस्ट्री को देखा जाए तो वो काफ़ी सारे इश्यू से सफ़र कर रही है। जैसे सबसे बड़ा जो रीज़न है माना जाता है कि जो शुगर केन इंडस्ट्री है वो एक वाटर गजलिंग क्रॉप है, उसको बहुत ज़्यादा पानी चाहिए, जो कि इंडिया के एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा हर्ट करता है। इसको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स भी चाहिए, जिसकी वजह से वहाँ की सॉइल बर्बाद होती है। तो वाटर और सॉइल दोनों को पोल्यूट करने वाली काफ़ी क्रॉप हो जाती है। टू द एक्सटेंट इंडिया को नेट वाटर एक्सपोर्टिंग कंट्री भी कहते हैं ऐसी क्रॉप्स की वजह से। दूसरा, शुगर केन कल्टीवेशन में हम देखते हैं कि जो प्राइसिंग मैकेनिज्म है, लाइक FRP मैकेनिज्म, वहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सब्सिडी देती है मिल्स को, जिससे कि वो फार्मर्स को दे सके, जिससे कि एक पर्टिकुलर फिक्स प्राइस फार्मर को हमेशा मिले, जिससे कि कल्टीवेशन प्रमोट होती रहे। अब इसमें देखा गया सेंटर जो प्राइस प्रॉमिस करती है FRP वो रीजनेबल होती है, लेकिन स्टेट इससे भी हाई प्रॉमिस कर देती है एंड मिल्स को मजबूर करती है कि ये जो प्राइस है वो फार्मर्स को प्रोवाइड करे। हावेवर इसकी वजह से जो शुगर केन का बिजनेस होता है वो अनवाइबल और अनप्रॉफिटेबल हो जाता है ना। दैट यहाँ हम देखते हैं कि शुगर केन का कल्टीवेशन इस केस से काफ़ी इम्पैक्ट होता है। ऐसे बहुत सारे रीज़न हैं जिससे शुगर केन कल्टीवेशन इम्पैक्ट होता है, जैसे कि जो शुगर केन के लिए अवेलेबल हो रहा है वो बाकी जो फूड क्रॉप्स है उनके साथ कंपटीशन हो रहा है, उनका जो एरिया एक्सपेंड हो रहा है। अदरवाइज शुगर केन से जो शुगर हम आपका मटेरियल रिसोर्स जनरेट करते हैं, इसे इथेनॉल की ब्लेंडिंग के लिए भी हम यूज़ करने लगे हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा सवाल उठने लगे हैं कि इतनी वाटर गजलिंग क्रॉप से हम रिन्यूएबल एनर्जी को कैसे प्रमोट कर सकते हैं। ऑलरेडी शॉर्टेज ऑफ फूड क्रॉप है और उसके बाद हम इस तरीके की क्रॉप क्यों प्रमोट कर रहे हैं। तो दीज आर द इशू जिसके बारे में द कंट्री और जो हमारी एग्रेरियन इकोनॉमी है उसके बारे में कंसर्न है। अगर हम आज के न्यूज़ को पढ़ें तो यहाँ पे एक चीज़ बहुत सिग्निफिकेंट है कि डाइवर्सिटी इज पेइंग ऑफ इंडिया एंड होमोजेनिटी इज कॉजिंग इट्स डैमेज। यूपी में क्योंकि हमने सिर्फ एक तरीके की क्रॉप उगाई थी तो वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो गई थी टू द पेस्ट अटैक। हावेवर क्योंकि हमारे पास एक रीजनल डाइवर्सिटी है, क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी है, तो जिस चीज़ ने यूपी को नुकसान पहुंचाया वहीं महाराष्ट्र में फ़ायदा हो गया। अगर महाराष्ट्र में इस चीज़ का बेनिफिट नहीं होता तो इंडिया अभी शुगर का डेफिसिट फेस कर रहा होता और एक इन्फ्लेशन का प्राइम रीज़न हमारा शुगर भी हो जाता। पर डाइवर्सिटी इज प्रमोटिंग इंडिया which says one thing कि we need to diversify India's agriculture, जो आपका क्रॉप सिस्टम है। हमें किसी एक क्रॉप पे रिलायंस करने की जरूरत नहीं है। वी नीड टू प्रमोट द डाइवर्सिफिकेशन इन ओवरऑल इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम, जहाँ से हम इसके सजेशन के बारे में बात करते हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि वी नीड टू प्रमोट द सस्टेनेबल वे ऑफ प्रमोटिंग द क्रॉप, क्योंकि अगर शुगर को हम इसी तरीके से प्रमोट करते रहे जैसे नेचुरल रिसोर्सेज जैसे आपके वाटर और सॉइल, ये सब आपके पोल्यूट होते हैं और ऑन दी अदर हैंड फार्मर्स को कई बार इसका बेनिफिट नहीं हो पाता, देन वी नीड टू प्रमोट अ काइंड ऑफ कल्टीवेशन जिससे कि हम क्या कर सके, सस्टेनेबली हम क्या अपने शुगर केन को प्रोड्यूस कर सके, जिससे ना सिर्फ हमारी फूड की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो सके, शुगर की रिक्वायरमेंट भी फुलफिल हो सके एंड इनफैक्ट शुगर हमारे रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को प्रमोट करने में भी हेल्प कर पाए। दिस इज अ काइंड ऑफ मैकेनिज्म दैट वी नीड राइट नाउ इन हियर। और इसके लिए इक्री स्टेट का एक इनिशिएटिव है सस्टेनेबल शुगर इनिशिएटिव, जिसको आप जाके सर्च कर सकते हैं प्रेपलेडर की वेबसाइट पे। दिस कैन बी अ वेरी हेल्पफुल इनिशिएटिव जो कि शुगर को सस्टेनेबली ग्रो करने में मदद कर सकती है। चलिए बढ़ते हैं आगे और बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, इन विच रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने एक डेटा रिलीज किया। इस डेटा रिलीज में पाया गया कि नाउ इन यूएस हैज बिकम द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया सरपासिंग द चाइना। यस, इससे पहले चाइना हमारा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर था, बट चाइना से पहले यूएई हमारा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर था। चाइना को लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर का जो खिताब मिला है वो 2013 से लेकर 2020 तक मिला है, इनफैक्ट 2014 से लेकर 2021। पर 2022 में यूएस हैज सक्सेसफुली बीट द चाइना एंड इट हैज बिकम द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया। और इसका डेटा भी हम देख सकते हैं। यहाँ पे डेटा कुछ ऐसा है, जैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट का डेटा देखें तो पिछले साल यूएस का जो एक्सपोर्ट था इंडिया में $51 बिलियन था और इंपोर्ट $29 बिलियन।
However, इस साल हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ के 51 to 76 हो गया और इंपोर्ट बढ़ के 29 से 43। सो यू कैन अंडरस्टैंड वन थिंग कि यूएस के साथ जो हमारा टोटल ट्रेड है वो $119 बिलियन हो चुका है। और इनफैक्ट इस $119 बिलियन जो ट्रेड होता है यूएस के साथ, इसमें इंडिया एक्चुअली सरप्लस साइड में है। इसका मतलब मोर डॉलर इज कमिंग टू इंडिया, इंडिया इज अर्निंग मोर इनकम देन लूजिंग। एक बात ध्यान रखिएगा, एक्सपोर्ट इज ऑल्सो ऑलवेज द इनकम साइड ऑफ इकोनॉमी एंड इंपोर्ट इज ऑलवेज द एक्सपेंडिचर साइड ऑफ इकोनॉमी। एंड फॉर एनी इकोनॉमी या फिर घर की हाउस होल्ड इकोनॉमी के सस्टेनेबल होने के लिए हमेशा इनकम आपके एक्सपेंडिचर से ज़्यादा होनी चाहिए, एक्सपोर्ट आपके इंपोर्ट से ज़्यादा होने चाहिए, नहीं तो डेफिसिट में इकोनॉमी रन करती है, जो कि अच्छा नहीं होता। यूएस के साथ जब हम ट्रेड करते हैं तो हम यही चीज़ रियलाइज करते हैं, हमारा जो एक्सपोर्ट है वो हमारे इंपोर्ट से ज़्यादा है। कितना? $32 बिलियन। तो जब हम यूएस के साथ ट्रेड करते हैं तो हमें फ़ायदा होता है। लेकिन वहीं आप चाइना के साथ ट्रेड करें, जो कि चाइना वॉज द लीडिंग ट्रेड पार्टनर ऑफ इंडिया इससे पहले, तो चाइना के साथ हमारा एक्सपोर्ट था ओनली $21 बिलियन, बट इंपोर्ट था $65 बिलियन। और रिसेंटली एक्सपोर्ट हमारा अभी भी नहीं बढ़ा, $21.25 बिलियन है, बट इंपोर्ट बिल हमारा बढ़ के $91 बिलियन हो गया। तो चाइना के साथ जो हमारी ट्रेड बैलेंस है, रिलेशनशिप है, इट इज अनफेवरेबल टू इंडिया। इसका मतलब $91 बिलियन हम चाइना को भेज देते हैं और चाइना से सिर्फ $21 बिलियन इंडिया को मिलता है इन एक्सपोर्ट। सो इट इज एन अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड हो जाता है चाइना के साथ। आप देख सकते हैं कैसे इंडिया डेफिसिट रन करता है $72.9 बिलियन का। यूएस के साथ हम सरप्लस में हैं $32.8 बिलियन का, और यहीं पे हम $72.9 बिलियन के साथ डेफिसिट में रहते हैं चाइना के साथ। सो विच इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर इंडिया कि हम एक ट्रेड सरप्लस कंट्री के साथ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे और जानने की कोशिश करते हैं कि रीज़न क्या है कि यूएस हैज़ बिकम द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया सरपासिंग चाइना। इसका जो सबसे बड़ा रीज़न है इस कोविड के बाद बहुत सारी चीज़ें गलत हुई, लेकिन कुछ चीज़ें इंडिया को फ़ायदा कर गई। जैसे ओवरऑल जो आपके वर्ल्ड ने रियलाइज़ किया कि दे नीड टू डाइवर्सिफाई द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट डेस्टिनेशन। डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत है और चाइना से डाइवर्जेंस की ज़रूरत है, अदरवाइज उनकी सप्लाई चेन वल्नरेबल हो जाती है। और सप्लाई चेन की रेजिलियंस के लिए ज़रूरी है कि उनके पास मल्टीपल एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट डेस्टिनेशन हो ना। इस केस में जब लोग चाइना से थोड़ा डाइवर्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, इंडिया हैज़ बिकम अ ट्रस्टेड पार्टनर एज वेल एज अ वेरी गुड मार्केट, क्योंकि हमारी डेमोक्रेसी काफ़ी फेवरेबल है, हमारी डेमोग्राफी बहुत फेवरेबल है और हम वन ऑफ द लार्जेस्ट मार्केट प्रोवाइड करते हैं वर्ल्ड को। साथ में इस ट्रेड के राइज का वन ऑफ द सेकंड बिगेस्ट रीजन इज इंडिया यूएस के बीच में इकोनॉमिक पार्टनरशिप बहुत बढ़ने लगी है। हम बहुत मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे, चाहे DTAA ले लीजिए या फिर आप देख सकते हैं कि इंडिया हैज़ जॉइन द इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक पार्टनरशिप फ्रेमवर्क ऑफ द यूएस। सो इन मल्टीपल प्लेटफॉर्म इंडिया यूएस के बीच में इकोनॉमिक पार्टनरशिप बढ़ रही है। साथ में इसमें एक रीजन इंडिया की खुद की स्ट्रेंथ भी है, जहाँ पे इंडिया मैक्सिमम ट्रेड सरप्लस अपना सर्विसेज के एक्सपोर्ट में लाता है। इंडिया जिसके साथ सर्विस एक्सपोर्ट करता है मोस्टली वहाँ पे ट्रेड सरप्लस दिखाता है, तो इंडिया यूएस का रिलेशनशिप सर्विसेज में है। बट फॉर अ चेंज इस बार इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग ने भी बहुत अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई है। नाउ दिस वाज एक्सपेक्टेड कि सर्विस में हम अच्छा परफॉर्म करेंगे, बट इस बार इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग ने भी बहुत अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई है और इसीलिए यहाँ पे हम देखा जाता है कि दिस इज अ वेरी सिग्निफिकेंट न्यूज़ फॉर इंडिया। सिग्निफिकेंट क्यों है? क्योंकि इसने कुछ चीज़ें प्रूव की हैं। पहली बात, वी नीड टू यूटिलाइज आर स्ट्रेंथ एट मोर लेवल। हमें अपने स्ट्रेंथ को और यूज़ करने की ज़रूरत है, जैसे सर्विस एक्सपोर्ट। हम ऐसी बहुत सारी कंट्री है जिनके साथ ट्रेड डेफिसिट में है, वो चाहे चाइना क्यों ना हो, चाइना के साथ ट्रेड डेफिसिट में है। काफ़ी आसान कंट्री के साथ भी सिमिलर इश्यूज हैं एंड विद दीज कंट्री वी आर ट्राइंग टू पार्टनर FTA इन सर्विसेज। तो हमें अपने सर्विस को प्रमोट करने की ज़रूरत है। दूसरा, एक्चुअली ग्रोथ इन मैन्युफैक्चरिंग। टिल इंडिया मैन्युफैक्चरिंग में अपना लीडर नहीं बनती, टिल वी डोंट बिकम ग्लोबल लीडर इन मैन्युफैक्चरिंग, वी कैन नॉट हैव अ ड्रीम टू बिकम अ ग्लोबल लीडर। No country can imagine to be a global leader in anything unless they become a global leader in manufacturing.
बिकॉज चाहे रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में बात करो, चाहे किसी के बारे में बात करो, ये रास्ते मैन्युफैक्चरिंग से होकर ही जाते हैं। चाहे नेक्स्ट सेट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन विच इज अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी, यू कैन नॉट रियलाइज दोज ड्रीम of having a reliable, sustainable and renewable economy unless you realize the dream of become a manufacturing leader। क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी भी यहीं से निकलेगी, चाहे आपकी सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाली बात हो, चाहे अपनी ही कंट्री में इंडिजिनियस सोलर सेल और सोलर चिप्स बनाने की बात कर रहे हो। इससे ये चीज क्लियर हो चुकी है कि इंडिया नीड टू एक्चुअली प्रमोट एन इन्वेस्टमेंट इन दिस। थर्ड, इंडिया यूएस राइजिंग पार्टनरशिप। इससे हमें एक चीज और दिखती है कि इकोनॉमिक बेनिफिट तो हमें हुआ ही, यहाँ पे हमें इससे जियोपॉलिटिकल बेनिफिट ये दिखता है कि इंडिया और यूएस के बीच का रिलेशनशिप जो है वो इम्प्रूव हो रहा है, जिसकी वजह से फ्यूचर में हम चाइना को काउंटर करने की जो स्ट्रैटेजी है उसको और इफेक्टिवली रन कर सकते हैं, बिकॉज चाइना इज बिकमिंग मोर एग्रेसिव एंड बिकमिंग अ थ्रेट टू इंडिया। पर यहाँ पे कुछ कंसर्न्स हैं। वो कंसर्न क्या है? जहाँ पे एक तरफ हमें खुश होना चाहिए कि यूएस हैज बिकम लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया इन टर्म्स कि अब हमारा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर एक वो कंट्री है जिसके साथ हमारा ट्रेड सरप्लस है। देन दिस इज ऑल्सो अ मैटर ऑफ कंसर्न कि चाइना के साथ अभी भी हमारा $72 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट चल रहा है, विच इज अ ह्यूज मार्जिन। और इसमें एक्चुअली बहुत सारे रीजन चाइना के खुद के हैं। चाइना फाइटोकेमिकल जो आपके साइटोकेमिकल मेजर्स लगाता है, जिसकी वजह से जो इंडियन गुड हैं वो चाइना में नहीं जा पाते। ऐसे बहुत सारे बैरियर है जो कि चाइना ने लगा रखे हैं। सो इंडिया नीड टू एंगेज चाइना मोर, और स्पेशली हमें यहाँ पे WTO पे अपनी एंगेजमेंट बढ़ाने की जरूरत है, जिससे कि इंडिया अपने पोटेंशियल को इफेक्टिवली रियलाइज कर सके। सो द मोर इम्पॉर्टेंट यहाँ पे अगर सजेशंस के बारे में बात करें जो हमारे कंसर्न से रियलाइज होते हैं कि इंडिया नीड टू इफेक्टिवली काउंटर चाइना, इंडिया को अपना मैन्युफैक्चरिंग प्रमोट करने की जरूरत है। साथ में एक कंसर्न ये बनता है, इफ वी आर कंसर्न कि चाइना के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट है, देन फ्यूचर में यूएस भी इस चीज से कंसर्न हो सकता है कि इंडिया के साथ यूएस का ट्रेड डेफिसिट है। फ्यूचर क्या हो भी चुका है। प्रीवियस प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस मेड अ ह्यूज मैटर आउट ऑफ दिस, और जिसकी वजह से इंडिया के ऊपर स्टील पे 25% की ड्यूटी लगाई थी और एल्यूमिनियम पे 10% की ड्यूटी, जिसकी वजह से इंडिया को अच्छा खासा लॉस हुआ था। नाउ दीज आर द पॉसिबल सिनेरियो दैट इंडिया नीड टू इम्प्रूव एंड वर्क अपॉन। इंडिया को यहाँ पे काम करने की जरूरत है। इसलिए सजेशन ये होगा कि इंडिया नीड टू यूटिलाइज इट्स स्ट्रेंथ मच मोर, जिसमें सबसे पहले आती है उसकी डेमोग्राफी, जो कि एक यंग पॉपुलेशन, अचीविंग पॉपुलेशन की है। ये डेमोग्राफी आपका इफेक्टिव मार्केट भी बनता है, बट इसे हमें मार्केट से ज्यादा लेके जाना है। वी नीड टू कन्वर्ट दिस डेमोक्रेसी इनटू जॉब प्रोवाइडर। अब तक ये जॉब सीकर हैं, अब हमें जॉब प्रोवाइडर ग्रोथ डेमोग्राफी में कन्वर्ट करना है, जिससे कि हम अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को प्रमोट कर सकें और अपने एसेट लाइक सर्विसेज को और इफेक्टिवली यूज कर सकें, विच इज अ लॉन्गर टर्म ड्रीम फॉर इंडिया। इसके साथ हम इस न्यूज़ को ख़त्म करते हैं। अब बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, दैट इज जेन नेक्स्ट डेमोक्रेसी नेटवर्क। जेन नेक्स्ट डेमोक्रेसी नेटवर्क को ऑर्गेनाइज करने वाली इंडियन ऑटोनमस बॉडी है इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशनशिप, ICCR, जिसको 1950s में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने सेटअप किया था, जो कि इंडिया के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे। इसका जो मेन रोल है दैट इज प्रमोटिंग इंडियाज कल्चरल हेरिटेज। और यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू ICCR जो इन नॉट ओनली इंडिया के कल्चर, उसके हेरिटेज प्लस उसके डेमोक्रेसी को भी प्रमोट करती है बाय इनवाइटिंग यूथ फ्रॉम दी अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज। बाकी डेमोक्रेटिक कंट्री से वो यूथ को बुलाते हैं और इंडिया की डेमोक्रेसी, कल्चर और हेरिटेज से एक्वेंट करवाते हैं। इस बार हमने यूथ डेलीगेट्स बुलाए थे 6 कंट्री से, घाना, बांग्लादेश, पेरू, नेपाल, ब्रूनी एंड नॉर्वे, और इनको बुला के हमने यहाँ पे इंडियन कल्चर, हिस्ट्री एंड हेरिटेज से आपका एक्सपोज किया था। विद दिस वी आर डन विद टुडेज न्यूज़, जिसमें हमने मल्टीपल एस्पेक्ट्स को कवर किया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और नहीं तो अपने डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। थैंक यू सो मच।